हेलो गाइस, ड्रीम क्लासेस ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विकास के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम विचारों का आदान प्रदान का एकमात्र साधन था क्या था? सांकेतिक भाषा। उसके बाद किसका प्रचलन हुआ? ध्वनि का। ये प्रचलित नहीं है, प्रचलन है, ठीक है। उसके बाद किसका आरंभ हुआ? ध्वनि का। अब क्या था, जो आदिवासी था उसको बोलना नहीं आता था, वो क्या करता था, अपने जो भी बात बतानी होती थी वो किसके साथ बताता था? एक्सप्रेशन के साथ बताता था, विचारों के साथ, मतलब हाव भाव करके बताता था, या मतलब कहते हैं एक्टिंग करके बताता था। तो जब भी उसको चोट लगती तो वो उसके मुंह से कुछ ना कुछ ध्वनियां निकलती, जैसे ऐसा तरह कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ध्वनि का प्रचलन आरंभ होता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब उसको चोट लगती है तो क्या होता है, उसके बाद ध्वनि का प्रचलन आरंभ होता है। क्यों? ऐसे ऐसे बोलना सीखता है वो, उसको ध्वनियां मिलती हैं। तो जब उसके विचार थे, उसके मन में जो भी भावनाएं थी, उसकी जो भी थी, तो उन विचारों की सार्थकता के लिए क्या आती है? पहले मौखिक भाषा। क्यों? पहले तो वो बोल रहा है, बस थोड़ी सी उसके मुंह से ध्वनियां निकल रही है, तो जो उसके विचार थे मन के, जो उसके मतलब अगर मान के चलिए उसको जो भी चोट लगी है तो उसकी विचारों की सार्थकता के लिए क्या आती है? मौखिक भाषा, ठीक है। लेकिन फिर उसको मौखिक भाषा मतलब, तो क्या हुआ, उसने सोचा कि धीरे धीरे भाई जो मेरे बेटे हैं, ये मेरे आने वाली संतानें हैं, उसको भी पता होना चाहिए कि ये ध्वनियां क्या थी। तो जो उसकी मौखिक भाषा थी उसकी सार्थकता के लिए क्या आती है? लिखित भाषा, ठीक है। विचारों की सार्थकता के लिए क्या आती है? मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा की सार्थकता के लिए क्या आती है? लिखित भाषा, ठीक है। और ये जो भाषा शब्द है, ये भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना, ठीक है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना। अब पूछो कि सर ये धातु क्या होती है? तो धातु वे मूल शब्द होते हैं। धातु, एक मिनट, धातु क्या होती है? वे मूल शब्द होते हैं जिसके पीछे हम कुछ ना कुछ प्रत्यय लगा के क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। जैसे पढ़ है, पढ़ धातु, इसके पीछे हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? पढ़ना, ठीक है। पढ़ हमारा धातु था, ना हमने क्या लगा दिया? प्रत्यय, और क्या बन गया? पढ़ना क्रिया। जैसे हस धातु, ना प्रत्यय, क्या बन गया? हंसना, ठीक है। तो धातु क्या होती है? धातु वे मूल शब्द होते हैं जिसके पीछे हम प्रत्यय लगा के क्या करते हैं? क्रिया बनाते हैं। तो सर्वप्रथम विचारों का आदान प्रदान का एकमात्र साधन क्या था? सांकेतिक भाषा। और जो सांकेतिक भाषा है तो विश्व स्तर पर सबसे बड़े काम की भाषा है, क्योंकि अगर हम कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं और हमें उस देश की लैंग्वेज नहीं आती तो हम क्या करते हैं? संकेत के द्वारा ही बताते हैं कि क्या हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम विचारों का आदान प्रदान का एकमात्र साधन क्या था? सांकेतिक भाषा। उसके बाद क्या होता है? ध्वनि का प्रचलन आरंभ हुआ, ठीक है। ध्वनि का प्रचलन। विचारों की सार्थकता के लिए कौन सी आती है? मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा की सार्थकता के लिए क्या आता है? लिखित भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें पता है कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो आर्य थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। जब वो मध्य एशिया से आए थे तब उसकी दो शाखाएं बढ़ती है। एक जाती है पहली शाखा जर्मनी यूरोप में, ठीक है। दूसरी शाखा ईरान होते हुए भारत आती है, ठीक है। जब मध्य एशिया से आर्य आते हैं तो उनकी एक शाखा कहाँ जाती है? जर्मनी यूरोप में, और दूसरी शाखा ईरान होते हुए भारत में। और जो ईरान होते हुए भारत आती है ये शाखा, ठीक है, इसी को भारोपीय परिवार की भाषा कहते हैं। भारत और यूरोप, ठीक है, भारत और यूरोप, ठीक है, भारोपीय, ये मिक्स होके बना है। इसी शाखा को क्या कहते हैं? भारोपीय परिवार की भाषा कहते हैं,
ठीक है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। और हिंदी भाषा किस धातु से बना है? भाष धातु से, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना। और भारोपीय भाषा के अन्य नाम क्या क्या है? हिंदी ईरानी, इंडो ईरानी शाखा या आर्य भाषा। ठीक है। ईरान होती हुई थी तो हिंदी ईरानी, इंडिया में इंडो ईरानी, और आर्यों की भाषा थी इसलिए आर्य भाषा। ठीक है। मध्य एशिया से आर्य आते हैं, जिसकी पहली शाखा जर्मनी यूरोप में जाती है और दूसरी शाखा ईरान होते हुए भारत, और इसी शाखा को क्या कहते हैं? भारोपीय परिवार की भाषा। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। और भारोपीय भाषा के अन्य नाम क्या है? हिंदी ईरानी, इंडो ईरानी और आर्य भाषा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व आए थे। ठीक है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो आर्य थे भारत में 1500 ईसा पूर्व आए थे, और इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसलिए संस्कृत क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है। संस्कृत क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है। अब क्या होता है, अब ये आर्य भाषा जो संस्कृत है वो धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, जैसे ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। तो प्राचीन आर्य भाषा में देखते हैं हम। प्राचीन आर्य भाषा में दो भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और छांदस संस्कृत। जो ये थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का ही अन्य नाम क्या था? छांदस संस्कृत। क्योंकि जो वेद थे वो छंदों में लिखे हुए थे, इसलिए इसको छांदस संस्कृत भी कहते हैं। और इसको छांदस संस्कृत किसने कहा था? महर्षि यास्क और पाणिनि जी। ठीक है। और इसका कार्यकाल क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। कालक्रम। ठीक है। उसके बाद लौकिक संस्कृत थी, ये थी 1000 से 500, और इसका अन्य नाम क्या था? लौकिक संस्कृत का संस्कृत, और इसको नाम दिया था पाणिनि ने। ठीक है। वैदिक संस्कृत 1500 से 1000, लौकिक संस्कृत 1000 से 500। वैदिक संस्कृत का अन्य नाम क्या था? छांदस संस्कृत। और छांदस संस्कृत किसने नाम दिया? महर्षि यास्क और पाणिनि जी ने। 1500 से 1000 लौकिक संस्कृत का अन्य नाम संस्कृत, इसने नाम दिया पाणिनि ने। 1000 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 भाषाएं होती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है। पाली क्या था? इसमें पाली में भगवान बुद्ध के उपदेश दिए गए थे। ठीक है। भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है। जो भगवान बुद्ध के उपदेश है वो पाली भाषा में है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है। और जो प्राकृत है उसमें महावीर के उपदेश है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश है 500 से 900 ईस्वी तक। ठीक है। अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या है? अवहट। जो अपभ्रंश भाषा है वो थोड़ी सी बिगड़ के क्या बनती है? अवहट। और 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक क्या है? अपभ्रंश का काल है। ठीक है। अवहट के बाद क्या आती है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी आती है। अवहट के बाद क्या आती है? आधुनिक आर्य भाषा हिंदी। लेकिन हिंदी भी आगे 3 भाग में बढ़ती है, जैसे प्राचीन हिंदी 1000 या 1100 से 1400 ईस्वी तक, मध्यकाल हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी, और इसी काल में क्या होती है? गद्य रचना होती है। ठीक है। इसी काल में क्या होती है? 1850 में गद्य रचना शुरू होती है। आधुनिक हिंदी 1850 से 1900, इसमें क्या होता है? भारतेंदु युग। ठीक है। कि गद्य रचना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे 1850 से 1900 तक क्या आता है? भारतेंदु युग एक पूरा नाम है। गद्य नाटक कहानियां इसी काल में, इसी आधुनिक हिंदी में लिखी गई 1850 से 1900। ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा 3 भागों में, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली में भगवान बुद्ध के उपदेश 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत में महावीर के उपदेश 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 900 ईस्वी। और अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या है? अवहट। 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अवहट के बाद क्या आती है? हिंदी आती है। और हिंदी, प्राचीन हिंदी कब तक है? 1000 या 1100 से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी। और 1850 में क्या होता है? गद्य रचना की शुरुआत हो जाती है। और आधुनिक हिंदी 1850 से 1900
भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पे एक पूरा युग है ये, जिसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं, गद्य नाटक कहानी। ठीक है, इसमें क्या होती है, गद्य नाटक और कहानी की भरमार होती है, मतलब सबसे ज्यादा इसी युग में लिखे गई है। ठीक है, उसके बाद है 1900 से 1920, इसलिए क्या था, पद्य द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इन 20 सालों को क्या जाना जाता है, द्विवेदी युग के नाम से। और इस काल में क्या होता है, पद्य रचना शुरू होती है। और 1903 में क्या होता है, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था, जो किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इस युग के बाद क्या आता है, छायावाद युग आता है। छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, अवहट। अवहट के बाद प्राचीन हिंदी। प्राचीन के बाद मध्यकालीन हिंदी। और मध्यकालीन के बाद अब जो हमारी आधुनिक हिंदी चल रही है वो। ठीक है, तो क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया। अब क्या होता है, किसी स्पेशल क्षेत्र में या मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, कुछ ना कुछ भाषा बोली जाती है, मतलब तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली कोई भी भाषा, उसको क्या बोलते हैं, बोली। ठीक है, क्षेत्र विशेष में। अब जैसे राजस्थान साइड जाएंगे वो अपनी लैंग्वेज बोल लेंगे, गुजरात साइड अपनी, ठीक है, महाराष्ट्र साइड अपनी, थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ वो मिलेंगी, चेंजेस मिलेंगे। तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषाएं क्या होती है, बोली। और बोली कितनी है, बोली हमारे पास 17 है। ठीक है, सॉरी, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, बोली। और बोली कितनी है हमारे पास, 17। और जब बोली में साहित्य लिखा जाएगा तो उसको बोलेंगे विभाषा या उपभाषा। ठीक है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोलते हैं बोली। और जब बोली में साहित्य लिखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विभाषा या उपभाषा। और जब इस विभाषा या उपभाषा को कोई मानक रूप मिल जाए, मान्यता मिल जाए और इसका व्याकरणिक रूप मिल जाए तो क्या बनती है, तब बनती है भाषा। ठीक है, जब क्षेत्र विशेष, ठीक है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली। और जब बोली में साहित्य लिखा जाएगा तो उसको बोलेंगे विभाषा या उपभाषा। और जब विभाषा को ही मानक रूप या मान्यता और इसका व्याकरणिक रूप मिल जाएगा तब बनेगी भाषा। ठीक है, तो भाषा कैसे बनती है, बोली से विभाषा, उपभाषा और उपभाषा से भाषा। ठीक है, अब जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के सबसे कवि कौन है, अमीर खुसरो, रचनाकार। ठीक है, अमीर खुसरो की खड़ी बोली में लिखते हैं। अब 14 सितंबर 1949 में क्या हुआ, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो क्या हो रहा था कि हिंदी को क्या बना देते हैं, राष्ट्रभाषा बना देते हैं। तो सभी ने बोला कि तो सबने मिलके बोला कि आप हमारी लैंग्वेज को बना दो राष्ट्रभाषा। कोई कहता है कि हाँ आप हमारी लैंग्वेज को बना दो। तो जनमत के बाद क्या होता है कि ये कहते हैं कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगी, कहते हैं कि भारत की एक राजभाषा होगी। ठीक है, क्या होगी, भारत की एक राजभाषा। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाता है। और हिंदी क्या नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 343(1) के तहत। ठीक है, जो खड़ी बोली का मानक रूप ही क्या है, हिंदी है। अब जब खड़ी बोली को ही क्या मिलती है, व्याकरणिक रूप या मान्यता मिलती है तो क्या बनती है, हिंदी। ठीक है, ठीक है, तो खड़ी बोली का मानक रूप ही हिंदी है। अब मैंने आपको अभी बताया जब बोली को क्या मिल जाता है, बोली में साहित्य लिखा जाए या उसको व्याकरणिक रूप मिला जाए तो क्या बनती है, भाषा बनती है। अब तब खड़ी बोली का मानक रूप ही क्या है, हिंदी है। और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, तो जब ये बैठक हुई थी तब क्या होता है, 1965 तक क्या हुआ, अंग्रेजी में ही कामकाज चलता रहेगा, ऐसी बात हुई थी कि 1965 तक अंग्रेजी में कामकाज चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद ये जो दोनों लैंग्वेज है वो क्या चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। ठीक है भाई, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काम होगा। ठीक है,
और 14 सितंबर को जब ये राजभाषा घोषित हुई तो इसीलिए इस 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, जो खड़ी बोली के रचनाकार है वो कौन है? अमीर खुसरो। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 एक के तहत खड़ी बोली का मानक रूप ही हिंदी है, लिपि देवनागरी है, और 14 सितंबर हिंदी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो मुगलों की भाषा थी वो क्या थी? फारसी। ठीक है, फारस ईरान से। ठीक है, उनके पास क्या थी? स ध्वनि नहीं थी। मुगलों के पास क्या नहीं थी? स ध्वनि नहीं थी। उनके पास स ध्वनि नहीं थी। और जब वो सिंधु के पार आए, मतलब सिंधु पार करके आए, सिंधु नदी, तो वो सिंधु पार के लोगों को क्या कहते? मतलब सिंधु पार के लोग सिंधु, और सिंधु ना कह के वो क्या कहते? हिंदू कहते, क्योंकि उनके पास स ध्वनि तो थी ही नहीं। तो सिंधु को सिंधु ना कह के वो क्या कहते? हिंदू कहते। ठीक है, और सिंधु के पार वाले लोग सिंधी। अब सिंधी तो कहेंगे नहीं क्योंकि उनके पास स ध्वनि नहीं थी, तो सिंधी ना कह के वो क्या कहते? हिंदी। ठीक है, सिंधु के पार के लोग सिंधु, और सिंधु के पार रहने वाले लोगों को सिंधी, और सिंधी ने क्या कहते थे? हिंदी। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। मुगलों के पास क्या नहीं थी? स नाम की ध्वनि नहीं थी। ठीक है, सिंधु के पार जब आए तो वे सिंधु पार के लोगों को सिंधु ना कह के हिंदू कहते, और सिंधु के पार रहने वाले लोग सिंधी, और सिंधी ना होकर हिंदी। तो हिंदी फारसी भाषा क्या है? शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और बात करें, जब अवहट की बात कर रहे थे तब उस टाइम क्या आ रहा था कि छोटे छोटे जनपदों का उदय हो रहा था। ठीक है, छोटे छोटे जनपद, महाजनपद, उनको क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। एक था सोरसन जनपद था। ठीक है, सोरसन जनपद की कुछ बोलियां थी, अपभ्रंश होके क्या बनती है? कुछ बोलियां बनती है। ठीक है, तो सोरसनी अपभ्रंश की कुछ 5 बोलियां थी। पश्चिमी हिंदी सोरसनी अपभ्रंश। ये प्रश्न अब हरियाणा पुलिस में आए थे, ये 2 प्रश्न यहां से। ठीक है, तो देखना, तो इसकी पश्चिमी हिंदी सोरसनी अपभ्रंश की कितनी बोलियां थी? 5 बोलियां थी। ठीक है, खड़ी बोली, खड़ी बोली कहाँ थी? मेरठ, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, और जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र की जो खड़ी बोली है, इसको कोरवी बोली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेके गए थे पांडवों की सभा में, तब उन्होंने 5 गांव की याचना की थी दुर्योधन से कि भाई 5 गांव दे दे तो हम क्या करेंगे? शांति स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 गांव कौन कौन से थे? इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पाणप्रस्थ, बागपत और तिलपत। ठीक है, अब जो कौरवों की राजधानी थी क्या थी? वो तो ये थी, सॉरी, जो इंद्रप्रस्थ था वो दिल्ली थी, और जो कौरव रहते थे कहाँ रहते थे? दिल्ली। तो ये इसीलिए खड़ी बोली, ये जो खड़ी बोली, इसलिए खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को क्या कहते हैं? प्रेम भाषा भी कहते हैं। सूरदास, मीराबाई, जो इनकी रचनाएं हैं, ये भी क्या है? ब्रजभाषा में लिखी गई, और ये कहाँ बोली जाती है? आगरा, अलीगढ़, मथुरा के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद है कन्नौजी। ठीक है, बोली पश्चिमी हिंदी सोरसैनी अपभ्रंश की। उसके बाद है बुंदेली, ये कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। उसके बाद है हरियाणवी। हरियाणवी को और किस नाम से जाना जाता है? बांगरू। ठीक है, पश्चिमी हिंदी सोरसैनी अपभ्रंश की 5 बोलियां, इसको याद कर सकते हैं, जैसे कब है, के बी एच। ठीक है, खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी, ब्रजभाषा, प्रेम भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। नेक्स्ट देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी।
ठीक है। इसकी 3 बोलियां हैं, मगध जनपद, ठीक है। एक तो है अवधी, जो रामचरितमानस की भाषा है वो भी क्या है, अवधी है। बी से भगेली, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है भगेली, ठीक है। सी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब ये मत याद करना कि भाई छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब जैसे ये है बुंदेली भी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। तो एक ही एरिया में दो दो बोलियां भी बोली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि बोली नहीं जा सकती, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश को बिहारी हिंदी बोले जाते हैं, बिहार 3 बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। और ये भोजपुरी कहां बोली जाती है, बलिया बनारस के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मगधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी 3 बोली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचड अपभ्रंश पंजाबी हिंदी, ठीक है। ब्रांचड अपभ्रंश पंजाबी हिंदी, इसकी 2 बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। राजस्थानी हिंदी सोरसैनी अपभ्रंश 4 बोलियां इसकी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवा, जयपुरी, ढूंढानी। पूर्वी साइड में जयपुरी ढूंढानी, उत्तर साइड में मेवाती, दक्षिण साइड में पश्चिम साइड में मारवाड़ी और दक्षिण साइड में मालवा, ठीक है। तो देखो 5 तो ये होगी, 5 पश्चिमी हिंदी सोरसैनी अपभ्रंश और 3 8 8 और 3 11 11 2 13 13 और 4 17, तो टोटल बोलियां कितनी होगी 17। ये 17 की 17 आपको याद करनी है कि कौन सी बोली किस अपभ्रंश की है और किस साइड बोली जाती है, ठीक है। और ये पेपर के प्रश्न है और ये हरियाणा पुलिस में पूछे भी गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की 22 भाषाएं स्वीकार की गई हैं, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की 22 भाषाएं स्वीकार की गई हैं। शुरुआत में क्या थी, ये 14 थी। 14 कौन कौन सी, असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। ये 14 लैंग्वेज थी जो शुरू में थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संशोधन होते गए और लैंग्वेज ऐड होती गई। तो हमें संशोधन देखते हैं, जैसे 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, सिंधी, ठीक है। 21वें के बाद होता है 71वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 में, और इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद क्या होता है, 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, उसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी, 71वां कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो हिंदी है विश्व में बोली जाने वाली 3रे नंबर की भाषा है, ठीक है। तो पहले कौन कौन सी बोली जाती है, पहले बोली जाती है मंदारिन, चीन की है ये। उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और बंगला, ठीक है। तो हिंदी विश्व में बोली जाने वाले 3रे नंबर की क्या है, भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में देखते हैं अब, हिंदी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है बांग्ला, 3रे नंबर पे मराठी। पहले तेलुगु थी, अब क्या हो गया, मराठी तेलुगु को हरा के 3रे नंबर पे आ गई है, ठीक है। तेलुगु के बाद तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, मलयालम, अंग्रेजी। सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है, खड़ी बोली,
ठीक है, जिसका अन्य नाम क्या है, कोरवी। और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, संस्कृत। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो का पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ड्रीम क्लासेस कैथल में। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बाय।